नाजुक मोड़ पर मुझे क्या फैसला करना चाहिए। इसके लिए एक वाक्य है, उसको अपने मन में बोल लीजिए, दोहरा लीजिए, फिर फैसला हो जाएगा। तो वाक्य क्या है? मैं अपनी रुचि से समझौता नहीं कर सकता, चाहे मुझे सफलता से समझौता करना पड़े। या मैं अपनी सफलता से समझौता नहीं कर सकता, चाहे मुझे अपनी रुचि से समझौता करना पड़े। आपको इन्हीं में से एक मानना है, तीसरा ऑप्शन तो है नहीं। भगवान ना करे कि अगर ऐसी स्थिति आ ही जाए और आपको इन दो में से एक को चुनना पड़े। मैं ऐसा कह नहीं रहा कि चुनना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको ऐसी चॉइस मिल जाए जिसमें दोनों चीजें मैच कर दे, पर एज्यूम कर लीजिए ना, कठिन एजम्पशंस लेके चलेंगे तो फैसला आसान रहेगा आपके लिए। तो आप में से मैं दोनों वाक्य बोलता हूं, हाथ खड़ा करके बताइए कौन क्या चुनेगा। ठीक है, पहला वाक्य, मैं अपनी रुचि से समझौता नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, चाहे सफलता मिले या ना मिले। हाथ खड़ा कर लें। इसके समर्थन में कितने लोग हैं? ऐसे लोगों की संख्या 1 2 3 4 5। और बढ़िया। तो आपको यही करना है, जो विषय पढ़ के मजा आए वो लेना है, एकदम तनाव नहीं लेना है। क्लैरिटी हो गई? सो सिंपल। तो जिस विषय को पढ़ के लगे कि बस इसी के लिए बनी थी मैं, तो उसको पढ़िए। दूसरा वाक्य, अच्छा ये रुचि से समझौता केवल 5 महीने के लिए करना है, आईएएस बनने के बाद तो पढ़ ही सकते हैं उसको, उसमें दिक्कत नहीं है। ये रुचि से समझौता स्थायी समझौता नहीं है रुचि के साथ, ये 4-5 महीने का समझौता है केवल, है ना। शादी वाले मामले में स्थायी समझौता हो जाता है, यहां समझौता अल्पकालिक समझौता है। तो दूसरा वाक्य, मैं सफलता से समझौता नहीं कर सकता, चाहे मुझे अपनी रुचि से कुछ महीनों के लिए समझौता करना पड़े। मेरा अनुमान था कि यही होगा। देखिए, तो आप में से लगभग 99% व्यक्तियों ने यह माना कि अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए, भगवान करे कि ऐसा ना हो। भगवान है या नहीं मुझे पता नहीं, मैं वैसे ही बोल देता हूं मुहावरे के तौर पर। तो 99% लोग मानते हैं कि 99% लोग मानते हैं कि रुचि का महत्व अंकों की तुलना में कम है, या अंकों का महत्व रुचि की तुलना में ज्यादा है, क्योंकि सफलता हासिल करनी है। ये पता कैसा मामला है? जैसे युद्ध होने वाला है, 2 पार्टियां युद्ध करने वाली, दोनों से कहा कि भी अपना अपना हथियार चुन लो। एक गया, उसने कहा कि मेरी रुचि तो लाठी में है। रखी है क्या क्या? लाठी, भाला, बंदूक, हथगोला, परमाणु बम, ये सारे रखे हुए हैं। उसने कहा नहीं, मुझे बचपन से लाठी में अच्छा लगता है, मैं लाठी लूंगा। और सामने वाला आया, चुपचाप देखा, परमाणु बम उठा के ले गया। आजा भाई आजा, चल आजा। अब ये लाठी हिलाते हुए जा रहे हैं ऐसे ऐसे, मैं तो लाठी से मारूंगा। और ये कह रहे कि आओ मेरे पास लाठी मारूंगा। उसे दूर से ही परमाणु बम फेंका और धुआं निकल गया, बात खत्म हो गई। और उसके ये कुछ वैसा मामला हो गया कि मैं तो अपना शौक ही पूरा करूंगा, चाहे सामने वाला परमाणु बम लेके बैठा हो, हम तो लाठी से खेलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि तो बड़ी हास्यास्पद सी बात हो गई। जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले सेंटिनल आइलैंड पे एक घटना घटी। मैं वहां तो नहीं गया, उसके पास से निकला हूं, तो उसका इतिहास मैंने जाना, बहुत रुचि मेरी उसमें थी। और उसके बारे में कल एक बड़ा अच्छा लेख मुझे पढ़ने को मिला, एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसने वहां के लोगों से बड़ा अच्छा संपर्क साधा था भारत सरकार के बिहाफ पे। मधुमाला चट्टोपाध्याय उसका नाम था। तो कल्पना कीजिए, सेंटिनल आइलैंड के लोग जब भी कोई ज्यादा तीर से मारते हैं उसको, लंबे लंबे तीर होते हैं उनके पास, भारत सरकार के लोग जाते हैं डरते हुए, वो तीर खा लेते हैं पर हमला नहीं करते हैं। ये करना भी चाहिए, संस्कृति की रक्षा होनी ही चाहिए। मैं वैसे कह रहा हूं, अगर सोच के देखिए, अगर सेंटिनल आइलैंड के लोगों को सिर्फ ये पता लग जाए कि भारत के पास परमाणु बम भी है और सेना भी है जिसमें तोप, गोले वोले सब हैं, हवाई जहाज भी है, जल सेना भी है, और उनको ये रियलाइज भी करवा दे कि भारत सरकार को केवल 20 मिनट चाहिए, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। पर क्योंकि उनको नहीं पता, वो अपने तीर कमान में इतने खुश हैं, उनको लग रहा है अरे हमसे कौन जीतेगा, कोई यार तीर मारा, सटाक से मार दिया। अमेरिका भी चुप है क्योंकि कल्चर का मामला है, ब्रिटेन भी चुप रहता है इस मामले में, एक बार गलती कर चुका है, अब चुप रहता है।
लेकिन जैसे उनकी रक्षा करने का विचार सारी सरकारों का है ना, आपकी रक्षा कोई नहीं करेगा। अगर आपने परमाणु बम के सामने लाठी चुन ली तो, और बाद में फिर ये मत कहना, मतलब ऐसे केसेस हैं बहुत सारे, मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक व्यक्ति का जिक्र करता हूं आपके सामने। ये बात करीब 2004 या 5 की है। 3 रूममेट्स, तीनों पढ़ने में अच्छे, तीनों इंटरव्यू दे रहे थे, तीनों मेरे विद्यार्थी थे। तो बैठे हुए थे, सब भावनाओं पर बात चल रही थी। उनमें से जो व्यक्ति सबसे अच्छा था, मेरे हिसाब से उसको आईएएस का टॉपर होना चाहिए था। और मैंने उससे कहा कि सब ठीक रहा तो आईएएस के टॉपर इस बार के आप ही हैं। बाकी दोनों इस बात से नाराज हो गए कि हमें नहीं कहा, और मैं आज तक कायम हूं कि मुझे कहना भी नहीं चाहिए था। और रिजल्ट आया तो दोनों आईएएस बन गए और इसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। जैसे रिजल्ट उसने मुझे बताया, वो भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में सिलेक्टेड है और अच्छे रैंक पे काम कर रहा है। जैसे फोन किया, मैंने छूटते ही कहा कि इकोनॉमिक्स में मारा होगा। इकोनॉमिक्स वैकल्पिक विषय था उसका, और हालत ये कि एक वैकल्पिक विषय फिलॉसफी में, फिलॉसफी का मेरा स्टूडेंट था वो, उसके मार्क्स 360 के ऊपर थे 600 में से, और इकोनॉमिक्स में 190 मार्क्स थे, और बाकी दोनों के पास इकोनॉमिक्स नहीं था। संस्कृत, इतिहास, हिंदी, फिलॉसफी ऐसे कुछ विषय थे। दोनों में 350, 350, 350 ऐसे नंबर लाए और आगे निकल गए। जनरल कैटेगरी से प्रॉपर आईएएस दोनों बने, और ये व्यक्ति नहीं बन पाया। तीनों योग्य थे, बहुत योग्य थे, लेकिन तुलना करनी हो तो जो सबसे योग्य था मेरे ख्याल से वो व्यक्ति था। ये मेरा परसेप्शन है उसको लेकर। अगले साल उसने कहा कि सर लास्ट अटेम्प्ट है, क्या करूं? मैंने कहा 2 साल से समझा रहा हूं, इकोनॉमिक्स छोड़ दो और कुछ नहीं करना है, छोड़ दो इकोनॉमिक्स। बोला सर, तब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाई करता था उन दिनों। सर हिंदी साहित्य ले लूंगा, प्रीलिम्स हो चुका था, 2-3 महीने बचे हुए थे। मैंने उससे कहा कि बाकियों को तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लेवल पर तुम 2.5 महीने भी पढ़ लोगे तो हिंदी साहित्य में 350 नंबर ले आओगे, जो लेवल आपका अंडरस्टैंडिंग और लिखने का है। उसने तय भी कर लिया, इलाहाबाद से दिल्ली भी आगे पढ़ने के लिए, 2 दिन पढ़ा भी। फिर पता नहीं क्या कंफ्यूजन हुआ, उसने कहा कि सर अब सोच रहा हूं कि जो होगा देखा जाएगा, इकोनॉमिक्स से ट्राई करते हैं। आखिर इसमें मैंने पीएचडी की है, आखिर मैं इसमें लेक्चरर रहा हूं। लेक्चरर और पीएचडी की बात कर रहा हूं, हल्के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैंने देख लो भाई, जीवन तुम्हारा, कुल्हाड़ी तुम्हारी, पैर तुम्हारा, जहां मारना है मार लो। और उसने फिर इकोनॉमिक्स से परीक्षा दी, और वही हुआ जिसका भय था, सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं ऐसी कम से कम 50 कहानियां जानता हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि सफल तो हो ही गया, पीसीएस में तो है ही वो, लेकिन वो जिस रैंक पे रिटायर होगा ना, उसके दोस्त कम से कम 15 साल उससे बड़े रैंक पे काम करेंगे। और ये अभी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, जब झेलना पड़ेगा ना तब समझ में आएगा। जब आपके साथ बैठा हुआ व्यक्ति आपका बॉस बन के आएगा ना, तब समझ में आएगा। और उसकी वजह सिर्फ ये होगी कि आपने एक गलती की, आप पीसीएस में हुए, वो आईएएस में हुए। ये अंतर छोटा नहीं है, कम से कम 15-20 साल जिंदगी पीछे हो जाती है आपकी इस चक्कर में। अरे केयरफुल फैसला कीजिए, इन सारी बात के बाद वही कीजिए जो आपको करना है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या फैसला कर रहे हैं। और जिनको लगता है कि सारे विषय बराबर होते हैं, मैं एक एग्जांपल और देता हूं लास्ट, उसके बाद मैं तथ्यों पर आता हूं, एकदम प्लेन फैक्ट्स पे आता हूं।